Dear students, a very good morning to all. Welcome you all to BA Part 3rd English Literature class. Today we are going to discuss Rupert Brooke's poem The Soldier. If we talk about Rupert Brooke, Rupert Brooke was born in 1887. He is remembered mainly as a war poet and is closely identified with the ideas and thoughts related to the commencement of the First World War. He was educated at Rugby and at Cambridge. He wrote both poetry and prose. He is known for both his compositions, whether it is in the verse form or in prose form. He also wrote some criticism and drama. He was a man with serious political and social interests, but his association with the rising patriotic fervor of the 1940s and then his early death in 1915 resulted in excessive praise of his war poetry, which overshadowed the rest of his work. As you all know that the First World War took place between 1914 to 1919. So Rupert Brooke was a poet who started writing about the poetic fervor and patriotism of the time. So, the beginning of the 20th century witnessed a disillusionment with imperialism and a growing tendency amongst liberal thinkers to denounce it. It was also a period of low self-esteem on part of the British. Thus, when the war broke out in 1914, many people welcomed it as a necessary crisis which would reactivate and remotivate national life and provide it with a direction. This was not really a sustainable view, and the ugly and painful side of the war soon came to the forefront, as is reflected in the works of writers like Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, and Edmund Blunden. Rupert Brooke, however, did not live long enough to see this, as he died in 1915 before seeing actual action. यदि हम बात करें रूपर्ट ब्रुक की तो इनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई थी। इन्हें मेनली एक वॉर पोइट के बारे में के रूप में जाना जाता है और इनके आइडियाज की बात करें, इनके थॉट्स की बात करें तो ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड हैं। इनकी एजुकेशन जो हुई थी, इनकी शिक्षा जो इन्होंने ग्रहण की वो रग्बी में और कैम्ब्रिज कॉलेज में की थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में की थी। उन्होंने पोइट्री भी लिखी है, प्रोज भी लिखी है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ क्रिटिसिज्म, आलोचनात्मक टिप्पणियां भी की हैं, आलोचनात्मक काव्य भी लिखा है और ड्रामा भी लिखे हैं। ही वॉज ए मैन विद सीरियस पॉलिटिकल एंड सोशल इंटरेस्ट, और इसके साथ ही उनको राजनीति में भी बहुत इंटरेस्ट था और सोशल इश्यूज जो थे उनमें भी वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे। इसी के साथ ही 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो लोगों के मन में जो देशभक्ति की भावना थी वही इनके मन में भी थी। लेकिन ये वर्ल्ड वॉर को पूरी तरह देख नहीं पाए थे और इन्होंने 1915 में इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन ये इनकी जो वॉर पोइट्री इन्होंने इस ड्यूरेशन में लिखी एक साल में, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था और इनके जितने भी वर्क्स थे उनसे कहीं ज़्यादा जो अप्रोच थी वो इनके वॉर पोइट्री की थी। और यदि हम 20th सेंचुरी की बात करें तो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही इम्पीरियलिज्म जो था, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा दूसरी कंट्रीज पे मींस आधिपत्य जमाने के लिए जो रूल किया गया था, जो मींस मूवमेंट चलाई गई थी, उसमें लिबरल थिंकर्स जो थे उन्होंने उसको काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा नेगेट किया था। उन्होंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की थी क्योंकि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज वॉर एक्टिविटीज़। और इसी के साथ ही ब्रिटिशर्स जो थे उनमें कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की कमी भी उस पीरियड में देखने को मिली थी। और उसी ड्यूरेशन में जब 1914 में वॉर प्रारंभ हुआ तो इन्होंने, कुछ लोगों ने तो इसको वेलकम किया, इसका स्वागत किया और इसे एक नेसेसरी क्राइसिस माना कि ये जो आपात आ रहा है हमारे कंट्री के ऊपर, ये बहुत ही आवश्यक है।
इससे क्या होगा, रीएक्टिवेट होगा, मतलब लोगों के मन में देश के प्रति जो भावनाएं हैं वो दोबारा से जागृत हो जाएंगी। इसीलिए वर्ल्ड वॉर जरूरी था। लेकिन ये व्यू जो है वो बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि वॉर जब होता है तो वॉर के साथ उसके पेन्स भी जुड़े होते हैं, ब्लड शेड होता है, बहुत ज़्यादा रक्तपात होता है, बहुत से इनोसेंट पीपल जो हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसी क्रम में बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने कि वॉर पोइट्री के बारे में लिखा, पेनफुल साइड जो था वॉर का उसको रिफ्लेक्ट किया, जैसे कि विल्फ्रेड ओवन की बात करें हम, सिगफ्राइड ससून की बात करें, या एडमंड ब्लंडन की बात करें। ब्रुक तो बहुत ज़्यादा समय तक जिए ही नहीं थे, क्योंकि 1915 में उनकी मृत्यु हो गई थी, जब वॉर एक्चुअली रिदम में आया था, उससे पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो आज हम बात करेंगे रूपर्ट ब्रुक की पोयम की, जिसका नाम है सोल्जर, द सोल्जर। अब सोल्जर एज द नेम इंडिकेट्स, दिस इज टॉकिंग अबाउट द वॉर एक्टिविटी। ये युद्ध के बारे में है डेफिनेटली। तो यदि हम इस पोयम की बात करें तो सोल्जर जो है one of the finest sonnets which Robert Brooke wrote and which were published as the 1914 sonnets in December 1914 in New Numbers. Soldier उन पोएम्स में से, इन सॉनेट्स में से 5 सॉनेट्स लिखी हैं रूपर्ट ब्रुक ने, और जिनको कि एक टाइटल दिया गया है 1914 सॉनेट्स, 1914 में लिखी गई सॉनेट्स। उनमें से एक है जो कि दिसंबर 1914 में न्यू नंबर्स नाम के उनके पब्लिकेशन में पब्लिश हुई थी। It was commented upon by Dean Inge, who viewed it as the enthusiasm of a pure and elevated patriotism. डीन इंज जिन्होंने कि इनके ऊपर कमेंट्री की है और जिन्होंने कि इनके वर्क को व्यू किया, उन्होंने कहा कि इस पोएम में उनका जो शुद्ध एलिवेटेड पैट्रियोटिज्म है, देशभक्ति की भावना जो कि बहुत गहन है, वो देखने को मिलती है, उसके प्रति उत्साह देखने को मिलता है। It is in the tradition of other patriotic poems like Tennyson's Blow, Bugle, Blow and the Charge of the Light Brigade. टेनिसन ने भी कुछ एक पोएम्स लिखी हैं, जैसे ब्लो, बुगल, ब्लो, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। उसी की तरह से देशभक्ति की भावना की जो ट्रेडिशन है वो सोल्जर में भी देखने को मिलती है। द सोनेट फॉलोज अ राइमिंग स्कीम ऑफ ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ जी ई एफ जी। इसकी जो राइमिंग स्कीम है काफ़ी डिफरेंट है दूसरी सोनेट्स से। इसमें ए बी, सी डी, ई एफ जी पैटर्न देखने को मिलता है। सो नाउ लेट अस कम टू द पोएम। इफ आई शुड डाई, think only this of me, that there is some corner of a foreign land that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed. A dust from England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air, washed by rivers, blessed by sons of home. अब यहाँ पे एक सोल्जर जो कि वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी भावनाओं को व्यक्त किया गया है, उसके पैट्रियोटिक फर्वर को रिफ्लेक्ट किया गया है, देशभक्ति के प्रति उसका जो उत्साह है, उसकी जो उमंग है, उसको बहुत अच्छे से राइटर ने इस पोएम में रिफ्लेक्ट किया है। तो वो सोल्जर अपने एक फेलो कंट्रीमैन से क्या कहता है, इफ आई शुड डाई, इफ आई डाई इन द प्रोसेस ऑफ द वॉर, यदि वॉर में मेरी मृत्यु हो जाए, लड़ते लड़ते यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, यू ओनली थिंक दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन लैंड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। इफ आई डाई इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो वो कहीं भी किसी भी जगह युद्ध में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यदि मैं कहीं मर भी जाऊं, मैं यदि वीर गति को प्राप्त हो भी जाऊं, तो यू थिंक दैट दिस इज फॉर एवर इंग्लैंड, दैट द पार्ट ऑफ द लैंड where I die, that is only England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed. He is very much proud of his English birth. अब यहाँ पे एक बिब्लिकल रेफरेंस भी है, कि बिब्लिकल रेफरेंस ये है क्योंकि बाइबल में क्या कहा गया है, फ्रॉम डस्ट दाउ केम टू डस्ट दाउ शैल्ट रिटर्न। आपका जन्म जो हुआ है वो डस्ट से ही हुआ है और अंत में उसी मिट्टी में आपको मिल भी जाना है। इंडियन ट्रेडिशन में भी हम यही कहते हैं ना, जिस मिट्टी से हम बने हैं उसी मिट्टी में हमें एक दिन मिल जाना है, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे।
So, in that rich earth, a richer dust concealed. अब richer dust किसको कहा गया है? Here it is reflecting the proud feeling of the soldier that he is belonging to England. He believes that England is the best and richest in the whole world. As he is an Englishman, he has the richer dust. अब यहाँ पे बाइबल का रेफरेंस तो है ना? इसके साथ ही रिचर डस्ट किसको कहा गया है? वो बहुत प्राउड है सोल्जर अपने इंग्लिश बर्थ को लेकर के, और उसको लगता है कि इंग्लैंड जो है वो पूरे संसार में सबसे रिच कंट्री है और उसकी डस्ट जो है वो भी रिच है. सो दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड. तो आप उसी पार्ट को समझ लेना कि मैं इंग्लैंड की रिच डस्ट में दफन किया गया हूँ, मुझे उसी रिचर डस्ट में मैं मिल जाना चाहता हूँ. अ डस्ट whom England bore, shaped, made aware. A dust from whom England bore, shaped and made aware. अब यहाँ पे a dust किसको कहा गया है? He is made of dust. तो a dust here refers to the soldier himself. उसका बर्थ कहाँ हुआ? Whom England bore. He was born in England. The richer dust, shaped. He was given shape. He was born and brought up there. Made aware. He became conscious about himself in the part of the England only. Gave once her flowers to love. He loved the environment that was given to him in England. Flowers to love means all the good things about his life, they were all given in the dust of England only. Her ways to roam. He explored the entire country, a body of England's. That's why my body belongs to England, because whatever I am today, it is all due to England. Breathing English air. Even my breath that I took, it was in the English air. So I am very much indebted to England. Washed by rivers, blessed by sons of home. He bathed in the rivers of England only. Washed by rivers मतलब उसने वहीं की rivers में स्नान किया है. Blessed by sons of home. Home here refers to again England. He is blessed to grow up in a blessed country or blessed environment as England provided him. तो यहाँ पे एक सोल्जर की जो पेट्रियोटिज्म है, उसकी देशभक्ति की भावना है, उसको बहुत अच्छे से राइटर ने रिफ्लेक्ट किया है. वो कह रहा है कि यदि मैं कहीं मर भी जाऊं, हो सकता है वो पार्ट इंग्लैंड का ना हो जहां मैं युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हूं. तो उस लैंड को जहां मैं मरूं, जहां मैं दफनाया जाऊं, उसको इंग्लैंड ही माना जाए. क्यों माना जाए? क्योंकि वो मानता है कि उसके इंग्लैंड की डस्ट दूसरी कंट्रीज से कहीं ज़्यादा रिच है, उसमें बहुत रिचनेस है, वो प्राउड फील कर रहा है. ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, क्योंकि वो खुद भी तो एक मिट्टी का पुतला ही है, जिसमें जो कि इंग्लैंड में ही बोर्न हुआ, वहीं पर उसकी मीन्स पालन पोषण हुआ, वहीं पर वो अपने आप में एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग बना, और बाद में उसने जितना भी प्यार पाया या जितना भी स्नेह पाया, जितना भी अच्छी चीज़ें थी, वो उसने इंग्लैंड में ही की. उसके साथ ही उसने जो भी जाना पहचाना वो इंग्लैंड में ही किया. हर वेज टू रोम, वो वहाँ की सड़कों पर घूमा. उसका जो शरीर है, शारीरिक संरचना है, वो पूरी इंग्लैंड को बिलोंग करती है. उसने क्योंकि सांस भी उसकी ऋणी है इंग्लैंड की एयर की, क्योंकि उसने वहीं पर सांस लेकर के वो बड़ा हुआ है और वहीं की रिवर्स में वो नहाया है. और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो सन की बात करें तो सन की एनर्जी जो है वो भी उसको इंग्लैंड में ही मिली है. सो हियर द सोल्जर thinks that himself as a part of England because his body, mind and spirit are made up of English soil and climate and thoughts. He was born in England, he was brought up in England, loving her flowers, breathing English air, drinking waters of English river and enjoying himself in English sunshine. He considers his dust, his remains richer than the dust of the land where he may die. The poet says that wherever he is buried, that place would become England, because his is English dust. So let us come to the next part and think. This heart, all evil shed away, a pulse in the eternal mind, no less gives somewhere
back the thoughts by England given her sights and sounds. Dreams happy as her day, in laughter learnt of friends and gentleness, in hearts at peace under an English heaven. अब प्रथम जो स्टेंजा है उसमें उसने जो भाव व्यक्त किए हैं उन्हीं को वो और भी स्ट्रांगली अपने सेकंड पार्ट में, अपने पोएम के सेकंड पार्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है. एंड थिंक दिस हार्ट ऑल evil shed away. After my death, you will think that this heart, which might have some evils in it, they are all shed away. They are all shaken away by me. All the evils, after death, they go away. They are left. They are leaving the body. A pulse in the eternal mind. I shall become a part of the eternal world. So, don't grieve over my death, over my dead body, as I had become a part of eternity. No less, gives somewhere back the thoughts by England given. I will project my thoughts somewhere else. Whatever I have learnt from England, I will give it back somewhere. Her sights and sounds, dreams happy as her day. I will always remember about the sights and the sounds which I have been accustomed to. Her sights and sounds. Her here refers to England. He is very much indebted for all the sights and the sounds which England has given him. Dreams happy as her day. The happy dreams has been given to him. He was very much happy when he was living his life in England. He was spending his life in England. In laughter, learnt of friends, and gentleness, in hearts at peace under an English heaven. I will always remember the laughter which I shared with my friends, and peace experienced in my heavenly country, that is England. So here again he is reflecting his sentiments. इन पंक्तियों में फिर से वो अपने सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है. वो क्या कहता है कि वो कह रहा है कि जहाँ भी वे दफनाया जाए वो मिट्टी इंग्लैंड बन जाएगी, वो इंग्लैंड की मिट्टी होगी. फिर वो कहता है कि यदि उसकी मृत्यु विदेश में भी हो जाए तो उसके बारे में क्या सोचा जाए. वो कहता है कि उसमें जो भी बुराइयां हैं वे सब दूर हो जाएंगी. वो हर दृष्टि से अनंत शक्ति का एक अंग बन जाएगा. और इस परिस्थिति में ही वह अपने देशवासियों के हृदय में देश के प्रति प्रेम उत्पन्न करता रहेगा. वह सदैव उत्प्रेरणा का स्रोत रहेगा और इंग्लैंड के लोगों में देशभक्ति के भाव पैदा करता रहेगा. So he says that whatever evil things I do have in my earthly life, जब मैं इस पृथ्वी पर था उस समय मेरे मन में हो सकता है कुछ बुराइयां हों, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा, वो सब बुराइयों का भी अंत हो जाएगा. ए पल्स इन द इटर्नल माइंड. फिर मैं कैसा हो जाऊंगा, मैं एक इटर्नल पीस का पार्ट हो जाऊंगा. इसीलिए आप लोग मेरी मृत्यु पर किसी भी तरह का शोक ना मनाएं, क्योंकि मैं फिर कैसा हो जाऊंगा, इटर्नल हो जाऊंगा, अनंत हो जाऊंगा, अनंत आकाश में मिल जाऊंगा. नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन. और मैं लोगों के मन में वही भावना, देश के प्रति प्रेम की भावना उमड़ाता रहूंगा जैसा कि इंग्लैंड ने मुझे सिखाया है. हर साइट्स एंड साउंड्स, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे. मैं लोगों को बताऊंगा कि इंग्लैंड के साइट्स, जो सीनरी है वो कितनी सुंदर है, इंग्लैंड कितना महान देश है, उसकी साउंड्स के बारे में बताऊंगा. ड्रीम्स हैप्पी एज अ डे. और हैप्पी डेज के बारे में बताऊंगा. जो भी ड्रीम्स मैंने इस कंट्री को लेकर के देखे हैं उसके बारे में लोगों को बताऊंगा. और मैं हमेशा याद रखूंगा कि इंग्लैंड ने किस तरह से मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए जिनके साथ मैंने अपने हंसी को शेयर किया, जिन लोगों के साथ मैं हंसा. और जो भी हेवनली एक्सपीरियंसेज मुझे हुए, जो मुझे पीस मिली इस लैंड में, वो शायद मुझे कहीं और ना मिलती. अंडर एन इंग्लिश हेवन. सो हियर ही कंसिडर्स हिज लैंड इंग्लैंड एज नो लेस देन द हेवन इटसेल्फ. So he got all the desired things in England only, and he wants to give them back to his countrymen after his death. Thank you all. This poem is complete, and if you have any queries, you can ask me. Thanks.